हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर ब्राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अमरिंदर पांडे आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि 10th में आपको ये पता है कि 100 क्वेश्चंस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 1 नंबर के दिए होंगे, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन देता है ABCD करके। तो अगर ये 50 क्वेश्चंस आपके सही होंगे तो आपको 50 में 50 मिलेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। आपके 50 क्वेश्चंस यदि सही होंगे तो 50 में 50 आपको मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को जितनी तेजी से आप मौखिक अगर हल कर लोगे तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक कहीं जाइएगा मत। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि परीक्षा एग्जाम बहुत जल्द आ गया है। इसलिए आपको सबसे पहले पहला सवाल यह है कि बहुपद y पर q -2y² -√3 y प्लस 1/2 का घात क्या है। आपसे घात पूछ रहा है तो घात में जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, A 1/2, B 2, C 3 और D 3/2। तो घात पूछ रहा है तो जो अधिकतम घात होता है वही आंसर होता है। यहाँ अधिकतम घात 3 है, इसलिए आपका आंसर हुआ C। आपका आंसर C हुआ पहला क्वेश्चन का। दूसरा है क्वेश्चन नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो वह बहुपद क्या होगा। यहाँ शून्यकों का योगफल दिया है 2, गुणनफल दिया है -15, तो उस बहुपद को पूछ रहा है कि क्या होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा। कैसे निकालेंगे, तो एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है। ये अल्फा प्लस बीटा ही शून्यकों का योग है। ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है और ये अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है। क्वेश्चन में है शून्यकों का योग पहले है तो पहले वाला योगफल हुआ, बाद में गुणनफल है तो बाद वाला गुणनफल हुआ। तो कैसे निकालेंगे, ये सूत्र आपको याद रखना है। रट जाइए इस सूत्र को। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 2 है, 2 लिखेंगे, x गुणा है और प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा -15 करेंगे, यानी x² -2x प्लस माइनस माइनस होता है 15। x² -2x -15 आपका सही आंसर B होगा, क्योंकि x² -2x -15 ऑप्शन नंबर B में है। यहां पर हमने आपको बनाकर दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जब भी बहुपद की बात आएगी तो जो बहुपद होगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। यदि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो 2, त्रिघात बहुपद में पूछेगा तो 3। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, तो 2। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर A पर 2 है, B पर 3 है, C पर 4 है और D पर 5 है, तो आपका आंसर A होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा फाइंड करना है। आपको cos थीटा पता करना है कि cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ हम आपको आसानी से बता देना चाहते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा। ये बटा में आ जाएगा, 90/3 30 हो जाएगा, यानी थीटा का मान 30 होगा। तो आपसे पूछ रहा है cos 30 डिग्री का मान, थीटा का मान 30 होगा। यहाँ cos 30 डिग्री का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपको थीटा दिया गया है कि cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 3, तो 30 हुआ। तो यहाँ cos थीटा की जगह पर आपका cos 30 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि cos 30 डिग्री बराबर होता है 3/2, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर B।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको सूत्र याद रखना है। थीटा वाले कोण त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा में 360। अब आप ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में आपको दिया है। पाई आर पर क्यूब दिया है, इसको कैंसिल कीजिए। पाई आर पर क्यूब दिया है नंबर डी, इसको भी कैंसिल कीजिए। इसमें केवल पाई आर स्क्वायर दिया है तो ये भी कैंसिल आपका हो गया। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा 360। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। कह रहा है कि 4 और -3, 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ आपको ये समझना है प्यारे बच्चों कि 4 जो है यह प्लस में है और ये 3 माइनस में है, यानी प्लस और माइनस का आपसे पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी चीज को 4 भागों में बांट देंगे और उसका एक एक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। यदि दशांश कहता है तो किसी चीज को हम 10 भागों में बांट देंगे, उसका एक एक भाग दशांश कहलाएगा। इसमें चतुर्थांश पूछा है तो ऐसे एक हम बनाएंगे। ये हुआ x, ये x डैश हुआ, ये हुआ y और ये y डैश हुआ। x डैश क्या है? माइनस है। x ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो यह हुआ 1 2 3 4, ये 4 भाग जो है हर भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ द्वितीय चतुर्थांश, ये हुआ प्यारे बच्चों तृतीय चतुर्थांश और ये हुआ चतुर्थ चतुर्थांश। तो पूछा है 4 और -3 को कि किस चतुर्थांश में है। 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, यानी प्लस और माइनस का रूल चलता है। तो पहले x का मान लेते हैं, फिर y का। ये x है प्लस में है और ये y भी प्लस में है, यानी प्लस प्लस ये प्रथम चतुर्थांश में हुआ। ये माइनस में है x और ये प्लस में है y, यानी माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में हुआ। ये x लेंगे पहले तो माइनस में, y भी लेंगे माइनस में, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमने कहा आपसे कि पहले x का मान लेते हैं तब y का, तो ये x प्लस में हुआ प्यारे बच्चों और ये y माइनस में हुआ। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा रूल्स क्या है। प्लस और माइनस का है, 4 प्लस में है 3 माइनस में है, यानी प्लस और माइनस जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इसलिए इसका सही आंसर चतुर्थ चतुर्थांश, यानी ऑप्शन नंबर डी। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी जो है चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय पूछ रहा है। तो परिमेय और अपरिमेय की यदि आप परिभाषा जानते हो तो बना लोगे, यदि नहीं जानते हो तो गिनती की सारी संख्याएं परिमेय होती है। जो भी सारी संख्याएं बटा में है p बटा q के रूप में वो परिमेय होता है। तो आइए देखते हैं। रूट में अब यहाँ 9 है। अब आप कहेंगे कि ये तो संख्या रूप में है तो रूट 9 टूट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यह प्राकृतिक संख्या हो गई, गिनती की संख्या हो गई। तो इसलिए ये परिमेय हुआ। 1/2 p बटा q के रूप में है, इसलिए ये भी परिमेय हुआ। और c जो है प्राकृतिक संख्या है 4, तो ये भी परिमेय हुआ। तो ये लगातार a b c तीनों परिमेय हो गया, तो जो बचा वो अपरिमेय। और दूसरी बात कि पाई अपरिमेय संख्या होती ही है। कई तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 3 ऑप्शन जब छट गए तो बाकी जो बचा वही आंसर होगा। अगला है और अंतिम सवाल है 8। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपको ये याद रखना है कि एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों प्यारे बच्चों, कैसे? मान लो वृत्त का मतलब गोला होता है, सर्किल। इस पर जितनी इच्छा हो आप रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी इच्छा हो
आप रेखाएं खींच सकते हो, इस पर अनंत रेखाएं आप खींच सकते हो। इसी को स्पर्श रेखाएं कहते हैं, जो कि वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, उन रेखाओं को स्पर्श रेखाएं कहते हैं। ये वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसका आंसर आप दोगे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो बने रहिए इसी तरह वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारे सवाल एक नंबर के आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।